नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुर्जर। सर्वप्रथम तो गणेश जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। आज हम बात करेंगे जो कल हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किया था रीट में संस्कृत भाषा का, उसका प्रथम टॉपिक था स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान। तो आज हम स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार और दूसरा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल 42 वर्ण माने गए हैं। द्विचत्वारिंशत् वर्ण 42 वर्ण और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 अथवा 64 63 अथवा 64 वर्ण माने गए हैं। अब हम जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनके अनुसार इनका वर्गीकरण करेंगे। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण हैं। अब 42 वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे। पहला है स्वर। स्वर कितने हैं? 9, यानी स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वर कितने हैं? 9 स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वरों में ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण आते हैं स्वरों में। यानी 9 स्वर है। 9 स्वरों में ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ वर्ण आते हैं। स्वरों को भी माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 5 है। ए, ई, उ, री, लृ, यानी ह्रस्व स्वर है वो 5 है। ए, ई, उ, री, लृ इनको मूल स्वर कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं स्वरों की रचना हुई थी। दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर 4 हैं। ए, ओ, आई, औ। संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण है वो 2 वर्णों से हुआ है। जैसे ए प्लस ई बराबर ए बनता है, ए प्लस उ बराबर ओ बनता है, ए प्लस ए बराबर आई बनता है और ए प्लस ओ बराबर आउ बनता है। तो संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो स्वर 9 हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। ह्रस्व स्वर 5 हैं, दीर्घ स्वर 4 हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन 33 हैं। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजन 33 हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। स्पर्श वर्ण पहला है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। स्पर्श वर्ण का सूत्र है काद्योमवसाना स्पर्शः, यानी काद्यो कैसे लेकर मैं उसाना यानी मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। सूत्र है कु, चु, टू, तू, पु। स्पर्श वर्ण का यानी जो वर्ग होता है उन वर्गों का संक्षिप्त सूत्र कु, चु, टू, तू, पु होता है। स्पर्श वर्ण है उनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श वर्ण यानी कैसे लेकर जो मैं तक 25 वर्ण है उनको उदित वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कु में उ है, चू में भी उ है, टू में उ है, यानी इनमें
उ लगा हुआ, उ स्वर जुड़ा हुआ है, तो इस उ स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने के कारण, उ वर्ण की इत संज्ञा होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? उदित वर्ण कहा जाता है। अब देखो कु यानी कैवर्ग। कैवर्ग, कैवर्ग में कै, ख, ग, घ, ग। अब ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत में जो कैवर्ग है उसका अंतिम वर्ण अड़ नहीं होकर ग होता है। अड़ नहीं होकर ग होता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कैवर्ग का अंतिम वर्ण है, तो उसमें अगर ऑप्शन में दे दिया जाए ग, अड़, ड, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है? ग। इसके बाद है चू। चू यानी चवर्ग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ये। टू यानी टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। तू यानी तवर्ग। त, थ, द, ध, न। पू यानी पैवर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो कू, चू, टू, तू, पू, ये स्पर्श वर्ण है, उनका संक्षिप्त सूत्र है। यह सूत्र हमारे जैसे उच्चारण स्थान है उनमें काम में आएगा। तो आप याद कर लेना कि कु, चू, टू, तू, पू, मतलब कु यानी कैवर्ग, चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग, तू यानी तवर्ग और पू यानी पैवर्ग। अब बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की। अंतस्थ वर्ण 4 हैं। उनका सूत्र है यणो अंतः स्था। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, य, व, र, ल। अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। य, व, र, ल। यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल का सही क्रम हिंदी भाषा में य, र, ल होता है। तो प्रश्न आ भी सकता है यहाँ से और आया भी है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। तो क्या होगा? य, व, र, ल। अगला है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण है 4। सूत्र है इनका सल उष्माणम। सल उष्माणम। स, स है, ये 4 वर्ण हैं, वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु का निकास यानी ऊष्मा का निकास होता है, इस कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब देखो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण, स्वर तो 9 हो गए, व्यंजन हो गए 33, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 42। तो माहेश्वरी सूत्रों का वर्गीकरण हमने देखा। अब देखते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण देखते हैं हम। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 63 अथवा 64 माने गए हैं। पाणिनि जी ने वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 बताई है। पाणिनि जी के अनुसार स्वर हैं वो 21 अथवा 22 माने गए हैं। 21 अथवा 22। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है, यानी हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है ये। उकालो अच हर्षव दीर्घ प्लुत। उकाल है अच हर्षव दीर्घ प्लुत। अब यहाँ पर देखो अच अज्रस्व, यहाँ पर संधि हुई है अच हर्षव। कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर अनुनासिक संधि हुई है। तो उकाल है अच हर्षव दीर्घ प्लुत है, यानी स्वर है अच, यानी स्वर का हर्षव दीर्घ प्लुत 3 भागों में विभाजन किया गया है। 3 भागों में
मुर्गे की जो प्रातःकालीन आवाज़ है उसके आधार पर पाणिनि जी ने स्वरों का विभाजन किया। तो उन्होंने ह्रस्व स्वर, इन माहेश्वरी सूत्रों में जो ह्रस्व स्वर हैं वही ए ई उ री री, ह्रस्व स्वर तो जो माहेश्वरी सूत्रों में थे वही हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को पाणिनि जी ने एक अस्य चो सूत्र बनाया, यानी दीर्घ स्वर 8 है। अस्य चो सूत्र के अनुसार आ ई उ री री, यानी ए ई उ जो प्रारंभिक 4 स्वर हैं उनका दीर्घ आदेश कर दिया अस्य चो सूत्र के अनुसार। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जैसे माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ए ओ ऐ औ, ये 4 दीर्घ स्वर हो गए। या जो माहेश्वरी सूत्रों में दीर्घ स्वर हैं वो, और पाणिनि जी के अस्य चो सूत्र के अनुसार जो दीर्घ स्वर है आ ई उ री, ये 4, तो 4 और 4 8 दीर्घ स्वर हो गई। आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी वैसे तो कोई स्वर प्लुत नहीं होता है, लेकिन जब किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लग जाता है तो उसको प्लुत स्वर मान लिया जाता है। और प्लुत स्वर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी में 3 का चिन्ह लिखते हैं उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर 8 अथवा 9 है। 8 प्लुत स्वर तो देखो जैसे दीर्घ स्वर हैं वो 8 के 8 प्लुत स्वर हैं, यानी जो दीर्घ स्वर हैं अस्य चो सूत्र के अनुसार और माहेश्वरी सूत्र के अनुसार जो दीर्घ स्वर है 8 वो सभी के सभी प्लुत स्वर हैं। और एक जो ह्रस्व स्वर है री, वो उसको विकल्प से प्लुत स्वर माना जाता है। विकल्प से जो प्लुत स्वर है वो कौन सा है? री। तो प्रश्न आ जाए कि विकल्प से प्लुत स्वर कौन सा है, तो कौन सा होगा? री। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33, वही जो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार है वही पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 33 है। स्पर्श 25, कैसे मैं तक उदित वर्ण भी कहा जाता है। अंतस्थ 4 ये व रल, उसम 4 स है। अब देखो अंतस्थ और उसम वर्णों को संयुक्त रूप से यादि वर्ण और हादि वर्ण भी कहा जाता है। यादि वर्ण बोल दो चाहे हादि वर्ण बोल दो, दोनों कहा जाता। अब बात करते हैं शेष वर्ण की। अब शेष वर्ण कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा में शेष वर्ण कितने, यानी स्वर 21 अथवा 22, व्यंजन 33 हो गए, और जो बाकी के शेष वर्ण बचते हैं 9, उनका अध्ययन करेंगे। यम वर्ण, यम वर्ण कितने हैं? 4, क ख ग घ, यानी 4 यम वर्ण हैं। अब यम वर्ण 4 हैं। अब देखो जब वर्ग का, यानी जो वर्ग है उस वर्ग के प्रारंभिक के 4 वर्ण, प्रारंभिक 4 वर्णों के साथ अगर वर्ग के ही किसी पंचम वर्ण का, किसी भी पंचम वर्ण का मेल होता है तो पहले के जैसा द्वितीय वर्ण है वो यम कहलाता है। जैसे ये चखनतु है, चखनतु में द्वितीयक है ना, द्वितीयक है, वो क्या है? यम है। जैसे अग्नि, अग्नि में जो दूसरा ग है वो क्या है? यम है। अगला उन्होंने बताया अनुस्वार, जैसे संधि जो स के ऊपर बिंदु लगी है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। विसर्ग, विसर्ग है वो स्वर के अंत में लगते हैं, जैसे राम है, विसर्ग क्या है? स्वर के अंत में लगते हैं। ध्यान रखना विसर्ग है वो व्यंजन के अंत में नहीं लगेंगे, क्योंकि व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है, यानी आधा होता है, इसलिए विसर्ग है वो स्वर के अंत में ही लगेगा। फिर उन्होंने एक बताया जीवामूल्य, यानी जो क और ख वर्ण है अगर उसके पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह, ये अर्ध विसर्ग चिन्ह का
निशान होता है, अगर इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो वो जीवामूलीय वर्ण हो जाता है। किसके पहले? ओनली दो ही वर्ण, कौन से? क ख, तो जीवामूलीय एक वर्ण हो गया। एक हो गया उपध्मानीय वर्ण। उपध्मानीय यानी प फ के अगर पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह उपध्मानीय। फिर एक है दुस्पृष्ट। दुस्पृष्ट वर्ण को ऐसे लिखा जाता है, जैसे डबल ठ है ना, उसी प्रकार लिखा जाता है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 21 अथवा 22 तो स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 9 शेष वर्ण हो गए, तो 63 अथवा 64, त्रिष्टि चतुष्टि वा, तो 63 अथवा 64 वर्ण। अब देखो संयुक्त व्यंजन, देवनागरी लिपि में 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण माना गया है। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। क्षय का निर्माण क, श और अ के मेल से होता है। अब देखो क्षय, जब क्षय में अ स्वर मिला हुआ है तो क, श और अ इसका सही विच्छेद होगा। अगर क्षय आधा है तो क और श, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि क्षय, ये क्षय जिसमें अ मिला हुआ है वो दे दें आपको, और पूछ ले कि इसका सही विच्छेद क्या होगा, तो क, श और अ ये इसका सही विच्छेद होगा। ये इसका सही विच्छेद नहीं होगा क्योंकि ये हलंत है। अगर हलंत वाला दे दे तो इसका क और स ही सही विच्छेद होगा। इसी प्रकार त्रय का त प्लस र प्लस अ त्रय, ज प्लस य प्लस अ बराबर ज्ञ, श्रय स प्लस र प्लस अ श्रय। अब देखो ज्ञ है, ज्ञ में ज प्लस य का मेल होकर ज्ञ बनता है, लेकिन हम उच्चारण की दृष्टि से इसका उच्चारण अशुद्ध करते हैं। जैसे विज्ञान, विज्ञान उच्चारण की दृष्टि से ये विज्ञान होता है, विज्ञान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, विज्ञान बोल देते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। उच्चारण स्थानों की बात करेंगे। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, अब देखो उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी है। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 7 मानी गई है। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। पाणिनीय शिक्षा में उरस, उरस यानी हृदय, हृदय को भी अष्टम उच्चारण स्थान माना गया है। तो पूछ ले कि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हमें क्या बताना है? 8 बताना है। उच्चारण स्थान 8 बताना है। पाणिनि जी ने 8 उच्चारण स्थान बताए। कौन से? अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः, कंठः, शिरः तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिको ओष्ठो च तालु च। यानी अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिको ओष्ठो च तालु च। 8 उच्चारण स्थान बताएं। उरः, उरः यानी हृदय, कंठ मूर्धा, मूर्धा शिरा यानी मूर्धा, जिह्वा मूलम दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनि जी ने बताए। अब हम उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण करेंगे। पहला है कंठ। कंठ उच्चारण यानी कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? इसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी ए अथवा आ स्वर, ए यानी ए अथवा आ स्वर, कु यानी कैवर्ग, पीछे बताया था कु चू टू तू पू, वो यहाँ पर काम आएगा। कु यानी कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा।
और जो कंठ से उच्चरित वर्ण हैं वो कंठे वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार तालु उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र है ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु। ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ यानी छोटी ई और बड़ी ई, चू चू यानी च वर्ग च छ ज झ ये, और ये और स कौन सा पहला, इसे कौन सा स बोलते हैं, तालव्य सा स होता है तालव्य। तो ई और च वर्ग ये और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु होता है, और तालु से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार अगला है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों स्वर, और टू टू यानी टैवर्ग र और श कौन सा मूर्धन्य षटकोण वाला बोलते हैं, मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, और जो मूर्धा से उच्चरित वर्ण है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। अगला उच्चारण स्थान है दंत, दंत ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, लृ एक ही होगी ह्रस्व, क्योंकि लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो लृ तू यानी त वर्ग ल और स कौन सा दंते स, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा, यानी लृ त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा, और जो दंत से उच्चरित वर्ण है वो दंत्य वर्ण कहलाएंगे। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसका सूत्र है उपुब्धमानिया नाम ओष्ठो, उपुब्धमानिया नाम ओष्ठो, यानी उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ, पू यानी पैवर्ग प फ ब भ में, और उपधमानीय वर्ण कौन कौन से, प और फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग का निशान लगता है तो वो क्या कहलाते हैं, उपधमानीय वर्ण कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्ण, उ पैवर्ग, और उपधमानीय वर्ण प और फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, और जो ओष्ठ से उच्चरित वर्ण है वो क्या कहलाएंगे, ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार अगला उच्चारण स्थान है नासिका, नासिका उच्चारण स्थान, नासिका के लिए दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक तो नासिका अनुस्वार से, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, नासिका होता है, और जो यम वर्ण है, यम वर्ण का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, नासिका होगा, और जो नासिका से उच्चरित वर्ण है वो नासिके वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार यम गणना नाम नासिका, यानी य मैं गण न सभी जो वर्गीय वर्ण है उसके सभी के अंतिम वर्ण य मैं गण न, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, नासिका होगा, वर्ग का पंचम वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। अगला उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, अर्थात ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा, और जो कंठ और तालु से उच्चरित वर्ण है वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाएंगे। यानी कंठ तालु उच्चारण स्थान एदे तो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होता है, कंठ और तालु। क्यों, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, प्लस ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है।
ए प्लस ई के मेल से क्या बनता है? ए प्लस ई के मेल से ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अब है कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। और जो कंठोष्ठ से उच्चरित वर्ण है उनको कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। अब देखो कंठोष्ठ, कंठ, कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा। प्लस ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ यानी ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या बनता है? ओ बनता है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। अगला है दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात एक ही वर्ण है वह जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ, अर्थात वह वर्ण है वो दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होता है। इसी प्रकार जिह्वा मूल, उच्चारण स्थान है जीवा मूल। सूत्र है जिह्वा मूल्य से जीवा मूलम, यानी जीवा मूल्य से जीवा, जीवा मूल का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। जैसे जीवा मूल्य वर्ण कौन से होते हैं? क, ख, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग का निशान लगता है तो वो क्या हो जाएंगे? जिह्वा मूल्य। आज का हमारा टॉपिक था स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान। स्वर का वर्गीकरण देखा हमने, माहेश यानी दो आधार पर, स्वर का वर्गीकरण दो आधार पर, एक तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण यानी द्विचत्वारिंशत् वर्ण, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 अथवा 64 वर्ण, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हमने वर्गीकरण देखा कि स्वर कितने हैं? 9 हैं। स्वरों को दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व को स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 5 हैं, दीर्घ स्वर 4 है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा, एक तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श 25 कैसे लेकर म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसमें हमने कुचुटू तुपो को देखा। उदित वर्ण यानी व्यंजन वर्णों को ही उदित वर्ण कहा जाता है, स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों में हमने देखा कि य व र ल 4 वर्ण हैं वो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण है स है, 4 वर्ण हैं वो ऊष्म वर्णों में आते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 9 स्वर 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 42 वर्ण माहेश्वरी। फिर हमने देखा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 है। स्वर पाणिनि जी ने स्वरों की संख्या 21 अथवा 22 बताई है। स्वरों को भी उन्होंने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 भागों में विभाजित किया है। ह्रस्व स्वर 5 है वही माहेश्वरी सूत्र वाले, और दीर्घ स्वरों में उन्होंने 4 को और जोड़ दिया है। अस्य सूत्र के अनुसार 4 स्वरों को और जोड़ दिया है, और बाकी 4 है वो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार ही हैं। प्लुत स्वर जो दीर्घ स्वर है 8, उनका प्लुत रूप होता है, और जो एक विकल्प से प्लुत स्वर है वो द्विप्लुत। फिर बात करेंगे हम, आज हमने बात की व्यंजन वर्णों की। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्ण वही जो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हैं। स्पर्श 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं, ये वर्ण है, ऊष्म 4 है, स है। इनको यादि वर्ण और हादि वर्ण भी कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार शेष वर्ण थे 9, यम वर्ण 4 थे, अनुस्वार 1 था, एक विसर्ग था, एक जीवा मूल्य वर्ण था, एक उपध्मानीय वर्ण था, एक द्विस्पष्ट वर्ण था। तो कुल स्वर तो हो गए 21 अथवा 22।
व्यंजन हो गए 33 और 9 हो गए शेष वर्ण। तो 63 अथवा 64, त्रिषष्टि अथवा चतुर्षष्टि व त्रिषष्टि ही चतुर्षष्टि व यानी 63 अथवा 64 वर्ण हो गए। फिर हमने देखा संयुक्त वर्ण क्ष, त्र, गे और स्र, इन 4 संयुक्त वर्णों को देखा। इसके बाद हमने देखा उच्चारण स्थानों को। उच्चारण स्थानों की संख्या सामान्यतः 7 मानी गई है, लेकिन पाणिनि जी ने इनकी संख्या 8 मानी है। वो हृदय को भी उच्चारण स्थान मानते। तो पाणिनि जी के अनुसार अगर पूछे तो हमें बताना है 8 और सामान्य पूछे तो हमें 7 उच्चारण स्थान बताना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम में उच्चारण स्थान से संबंधित जो क्वेश्चन आया था उसमें 7 को ही उन्होंने सही उत्तर माना है। आरपीएससी अगर 7 मानती है तो हमें भी क्या मानना होगा, 7 ही मानना होगा। अगर पाणिनि जी के अनुसार पूछे तो हमें कितने बताने हैं, 8 बताने हैं। अब देखो कौन कौन से थे वो उच्चारण स्थान, कौन कौन से थे जो हमने पढ़े। उरय यानी हृदय, कंठ, मूर्धा, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, इनका हमने विस्तृत अध्ययन भी किया। कंठ, कंठ का सूत्र था अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इचु यसा नाम तालु यानी तालव्य का। और मूर्धा का ऋतु रसानाम मूर्धा। दंत का ऋतु लसानाम दंता। ओष्ठ का उपपदमानिया नाम ओष्ठो। नासिका 2 सूत्र थे, नासिका अनुस्वार से और यमगणना नाम नासिका। कंठ तालु का एदेतो कंठ तालु। कंठोष्टम का ओदोतो कंठोष्टम। दंतोष्ट का वकार से दंतोष्टम। जीवामूल का जीवामूल्य से जीवामूलम। तो इस प्रकार हमने आज स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।